हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप सभी को एक बार फिर से एमएसआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का चौथा सेट जो साइंस सब्जेक्ट का है उसको लेकर आया हूं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिया जाता है और 7 सही आंसर के लिए आपको 2-2 मार्क्स मिलता है और इस 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आइए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं। आंसर भी इसमें हम लोग मिल जाएगा हम लोगों को, और फिर हम लोग डिस्कस के द्वारा इसका थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आंसर होता है, हम लोग को किस प्रकार लिखना चाहिए। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध लिखिए। आपको संबंध लिखना है, इसके बीच विभवांतर के साथ विद्युत धारा का संबंध लिखना है, वो भी ओम के नियम के आधार पर। और फिर एक एम्पियर को परिभाषित करें, मतलब फिर दूसरा क्वेश्चन है उसी में ही कि एक एम्पियर को आपको परिभाषित करना है। मतलब पहले ओम के नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध और फिर एक एम्पियर का परिभाषा, बस इतना लिखना है आपको। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं आंसर को। देखिए एक नंबर में, ओम के नियम के आधार पर किसी चालक मतलब जिसके द्वारा विद्युत जा सकता है, विद्युत चल सकता है, इसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो किसी चालक के सिर मतलब दोनों जो होता है, दो ओर होता है, एक इधर और एक इधर, कोई भी तार होगा तो उसका 2 पार्ट्स होता है। तो इस सिरों के बीच का विभवांतर, वो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उस चालक में, उस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका क्या होगा, समानुपाती होगा। उसका क्या होगा, समान नहीं, समानुपाती होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि V समानुपाती I, यानी विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा। हम लोग ये रेजिस्टेंट नियतांक लिए हैं और इसको, इस नियम को इस प्रकार हम लोग दर्शा सकते हैं। यही है संबंध ओम के नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा का। क्लियर है? इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। फिर क्या था कि 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित करें, किसे कहते हैं वो हम लोग लिखेंगे। 1 एम्पियर के बारे में हम लोग कई वीडियो मेरा दिया हुआ है अपने इस चैनल में, देख लीजिएगा। बढ़िया ढंग से 1-2 एम्पियर को समझाए भी हैं। इसमें हमको सिर्फ ये लिख देना है कि किसी चालक से, कोई विद्युत चालक से जिसमें विद्युत जा रहा है, उस चालक से 1 कूलम आवेश, हम लोग जानते हैं आवेश कैसा है, मतलब कूलम होता है, तो 1 कूलम आवेश विद्युत धारा 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, मतलब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में जो प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। क्या कहेंगे, प्रवाहित होती है तो उसे कहेंगे 1 एम्पियर। तो वही एम्पियर कहा जाता है, लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हमें एक चालक तार है, उसका अगर लंबाई का वृद्धि करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसमें प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या है, पहले हम लोग प्रतिरोध का बात कर लेते हैं। प्रतिरोध क्या था, रुकावट था, रेजिस्टेंस था। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख रखिएगा प्रतिरोध क्या है, एकदम क्लियर समझाइए, देख लीजिए। तो क्या है, हम लोग जब सिंचाई करते हैं तो पानी जब किसी नदी से या पोखर से हम लोग जब मशीन के द्वारा लेकर जाते हैं तो अगर पाइप बहुत छोटा होता है, मतलब जस्ट मशीन के पास ही पानी डालना है, तो उसका जो प्रेशर होगा, पानी का प्रेशर, क्या वही प्रेशर अगर चले जाते हैं 50 फीट दूर तक पानी को ले जाके किसी पाइप के थ्रू, तो क्या वही स्पीड वहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि पानी का स्पीड वहाँ घट जाएगा। इसीलिए क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है लंबाई के वृद्धि होने से, यानी उसमें रुकावट ज्यादा हो जाता है जितना दूर तक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और हम उस विद्युत चालक तार को अगर बढ़ा देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह जितना भी दूर जाएगा धीरे धीरे घटते जाएगा, विद्युत का जो प्रवाह होगा उसका स्पीड घटते जाएगा, क्योंकि उसका रुकावट, उसका प्रतिरोध बढ़ जा रहा है। यानी लंबाई के वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटने से प्रतिरोध घटेगा। तो यही लिखा हुआ है कि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है
तथा लंबाई घटाने से प्रतिरोध घट जाता है। क्लियर है, यही लिख दीजिएगा। अब प्रतिरोधकता के बारे में पूछा था। प्रतिरोधकता ये है कि तांबे का तार हो चाहे एल्यूमिनियम का तार हो, तो उसमें लंबाई बढ़ने से या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शर्त यह है कि एक ही प्रकार का तार, एक ही प्रकार का चालक तार होना अनिवार्य है। तो उसमें क्या होगा कि चालक की प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। अब क्या है, पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन में, अमलगम किसे कहा जाता है? अमलगम एकदम सिंपल सा छंडा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है, लेकिन शर्त यह है कि उस मिश्र धातु में मरकरी, जिसे हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं, जिसका संकेत Ag होता है, वो होना अनिवार्य है। यानी किसी मिश्रण में पारा का होना उसमें अमलगम कहा जाता है, उसे अमलगम कहा जाता है। क्या है, लिखिए अमलगम। पारा के साथ, एकदम याद रखिएगा, पारा यानी मरकरी के साथ कोई दूसरे धातु, कोई भी दूसरे धातु हो, उसका जब मिश्रण होता है तो उस मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहेंगे। एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ लिए हैं Ag, जिसका पारा का संकेत होता है मरकरी का, और इसके साथ सोडियम को क्या कर दिया है, जोड़ कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, जो यौगिक बन गया, तो यही हुआ अमलगम। अमलगम मतलब कोई भी धातु के साथ पारा होना चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में यह पूछा गया है कि एथीन का आणविक क्षेत्र C2H4 है। देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें कौन कौन से सहसंयोजी आबंध होते हैं? सहसंयोजी आबंध मतलब जोड़ने वाला बॉन्ड कौन कौन सा है? तो एथीन क्या है? एथीन है एल्कीन। इसमें एल्कीन ग्रुप में कहा गया था, हम लोग पढ़े हैं, वो भी देख लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। एल्कीन में क्या था कि हाइड्रोजन की संख्या जो होगा वो कार्बन से सिर्फ डबल होगा। अगर एल्केन होता यानी इथेन होता यहाँ, तो डबल से 2 बढ़ जाता, यानी C2H6 हो जाता। जबकि इथाइन में क्या होगा, या एल्काइन ग्रुप में क्या होगा कि हाइड्रोजन की संख्या जो होगा वो कार्बन से 2 डबल होके 2 माइनस हो जाता है, CnH2n-2। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि एथीन कहा गया है, यानी एल्किन ग्रुप CnH2n। तो इसमें बॉन्ड तो आपको गिनना है कि कहाँ डबल बॉन्ड होता है और कहाँ सिंगल बॉन्ड होता है या कहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। देख लेते हैं। एथीन जो है ये 2 कार्बन परमाणु के बीच, इसमें 2 परमाणु, अगर एथीन का अगर संरचना पहले देख लेते हैं तो देखिए यहाँ संरचना हम लोग की है, एथीन है इसीलिए हम इथ मतलब 2C, और इन है यानी एल्कीन है इसलिए कार्बन का डबल होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए डबल है 4, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का तो डबल बॉन्ड होगा नहीं, हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड रहना अनिवार्य है, 2 3 नहीं हो सकता। तब क्या हो गया, तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। यही लिखा गया है कि 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध और कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। क्लियर है। एकदम सिंपल सा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा और ये दे दीजिए, संरचना समझ में आ जाएगा जो एग्जामिनर को। 5 नंबर में पूछा गया है कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता का लाभ क्या है? जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे परितंत्र में, हमारे पर्यावरण में, हमारे आस पड़ोस में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्या ये इकोसिस्टम के लिए जरूरी है? क्या ये पर्यावरण के लिए जरूरी है कि विभिन्न प्रकार का जीव होना चाहिए? तो क्या है, हाँ ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता परितंत्र में स्थिरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्थिरता प्रदान करता है। अगर किसी बस अगर दूसरा कोई एक जीव दुनिया से गायब हो जाता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि इसे वो तो क्या स्थिरता प्रदान स्थिरता प्रदान कर इसे संतुलित रखता है। क्या करता है? बैलेंस रखता है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं। हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़े हैं कि पौधे को खाया कीट, कीट को मेढक, मेढक को फिर सांप, सांप को बाज खा लिया। इस प्रकार जो एक दूसरे को खाद्य श्रृंखला के साथ जुड़ा है। अब एक प्रजाति का ना होना, अगर उसी में से कोई एक प्रजाति हट जाता है, विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो दूसरे प्रजाति के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करता है। क्योंकि एक जीव, मान लेते हैं कि दुनिया से मेढक खत्म हो गया, तो मेढक के खत्म होने से क्या होगा कि इधर जो कीट था वो बढ़ जाएगा और इधर मरने वाला है क्या, उसके खाने वाला, मेढक को खाने वाला है सांप। तो इस प्रकार क्या होता है, जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, ये असंतुलित हो जाता है, ये सब प्रभाव पड़ता है। क्लियर है। अब क्या है, 6 नंबर में ये पूछा गया है, 6 नंबर में पूछ रहा है कि समवर्ती अंग किसे कहते हैं, यानी समवर्ती अंग की परिभाषा मांगा जा रहा है। समवर्ती अंग क्या है कि अगर अंग
संरचना के आधार पर अलग अलग हो लेकिन काम सेम हो, इस प्रकार के अंग को, जीवों में इस प्रकार के अंग को कहा जाता है समवृत्ति अंग। और ठीक उसका उल्टा हम लोग पढ़े थे समजत अंग। समजत मतलब उसका संरचना समान लेकिन काम अलग अलग होगा तो उसे हम समजत अंग कहते हैं। तो यहाँ समवृत्ति अंग परिभाषा मांगा है तो देख लीजिए, इस प्रकार लिख लीजिएगा, ऐसे अंग जो संरचना के आधार पर भिन्न, याद रखिएगा, संरचना के आधार पर भिन्न होते हैं पर उनका कार्य समान होता है। क्या होता है? समान होता है, उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। जैसे पक्षी तथा कीट के पंख, पक्षी का पंख और कीट का पंख जो है ये संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न है लेकिन काम क्या है? उड़ना, सेम काम। तो इसीलिए इस प्रकार के अंग को हम क्या कहेंगे? समवृत्त अंग कहेंगे। और इसका ठीक ऑपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा कि ऐसे अंग जो संरचना के आधार पर समान, क्या? समान लेकिन उसका कार्य भिन्न भिन्न होता है तो उसे समजात अंग कहते हैं। उसमें हम लोग क्या कहते? मनुष्य का हाथ और गाय का अग्रपद, इस प्रकार आंसर दे सकते हैं समजत अंग के लिए। वो अगर आएगा तो इसका ऑपोजिट कर दीजिएगा। क्लियर है? अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दे, अपना एक व्यवहार का एक उदाहरण दे जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। मतलब ये आप पर्यावरण मित्र है, इसका आपको एक उदाहरण देना है। कई उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि हम बाइक की जगह हम साइकिल से जाते हैं ताकि पर्यावरण दूषित ना हो। कार्बन के दहन से, यानी पेट्रोल जो दहन होता है, कार्बन का दहन होता है, उसमें क्या होता है? ये धुआं उत्पन्न होता है तो पर्यावरण क्या होता है? दूषित होता है। इसलिए क्या करते हैं कि बाइक की जगह हम साइकिल यूज करते हैं। एक पर्यावरण मित्र का उदाहरण है। और कोई है, कई है, तो इसमें हम इस प्रकार लिखे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। प्लास्टिक एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक जो है एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। क्या होगा? इसका विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं होता मतलब सड़ता नहीं, गलता नहीं है और यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कई प्रकारों से पर्यावरण को प्लास्टिक नुकसान करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं बाजार जाते समय कपड़ा का थैला ले जाता हूँ। ठीक है, पर्यावरण मित्र आपके बारे में कहा जा रहा है ताकि कोई भी सामान हम खरीदते हैं बाजार में तो प्लास्टिक का थैला में ना लाना पड़े। क्या है कि हम जब बाजार जाते हैं, मैं बोल दीजिएगा कि मैं जब बाजार जाता हूं तो कपड़े का थैला लेकर जाता हूं ताकि सामान प्लास्टिक के थैला में ना लाना पड़े। प्लास्टिक का यूज कम करते हैं, प्लास्टिक नहीं यूज करते हैं तो उसका उपयोग नहीं करने से पर्यावरण क्या होता है? दूषण होने से बचता है क्योंकि वो विघटित होने वाला पदार्थ नहीं है, जिससे पर्यावरण का हानि पहुंचेगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 तक सेक्शन ए का जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का चौथा सेट का अध्ययन किए। उम्मीद है कि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाए। आंसर के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको कॉपी में जरूर उतारें, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में, कहीं भी इंस्टाग्राम में। और अगर वीडियो को सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए भला हो, इसके लिए आपको सिर्फ एक शेयर बटन दबा के सबको क्लिक कर देना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है। और चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।